नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा टर्म था जो आपको भी आपके भी जहन में रहा होगा 2024 तक, साल 2024 तक। साल 2024 में चूंकि इसे लेकर खूब विवाद हुआ, मामला अदालत तक पहुंचा और सर्वोच्च अदालत ने इसे अमान्य करार दे दिया, यानी कि अब इस पर रोक लगा दी गई साल 2024 से। ये वो साल था, चुनावी साल था, जब उसी वक्त ये कहा जा रहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जो चंदा चोरी करती है, यानी चंदा चोर कर पार्टी होने का आरोप लगा बीजेपी पर। मामला जब कोर्ट में था, कोर्ट ने इसे अमान्य दिया, अदालत ने कहा कि नहीं, ये अमान्य है, तो इसे रद्द किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द कर दिया गया क्योंकि उसमें जो चुनावी चंदा दिया जाता था, वो जो बॉन्ड दिया जाता था, वो उसका नाम, बॉन्ड देने वाला और खरीदने वाले का नाम गुप्त रखा जाता था। तो इसलिए अदालत ने ये कहा कि भाई इससे होगा कि आर्थिक असमानता आएगी राजनीतिक दलों के बीच में, जो है जो राजनीतिक दल अगर धन का संचयन करते हैं तो इससे आर्थिक असमानता आएगी, और इन्हीं चीजों का हवाला देते हुए इसे अमान्य करार दे दिया गया और उसकी जगह पर आया इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो ये अंतर हम समझाएंगे, लेकिन उसके पहले हम अगर इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं और चुनावी चंदे की बात कर रहे हैं, तो भले ही नाम बदल गया हो कुछ शर्तों के साथ, वो हम आगे बताएंगे, लेकिन इस बात की चर्चा इस वक्त क्यों हो रही है? इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो चुनावी साल रहा 2024-25, इसमें सबसे ज्यादा चंदा कैसे किसे मिला और पार्टी फंड किसको कितना ज्यादा मिल गया, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो भाई अगर सिर्फ हम झारखंड की बात कर ले तो जेएमएम को सबसे ज्यादा चंदा मिला और फंड में 174% की बढ़ोतरी हो गई। है ना बड़ी बात और भी है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये आंकड़ा समझ लीजिए कि चुनावी साल में इस पर जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो उसके बाद जेएमएम को 21 करोड़ 10 लाख रुपए का चंदा मिला और इसी के साथ पार्टी फंड बढ़कर 33 करोड़ 20 लाख रुपए हो गए, यानी 174% ज्यादा चंदा मिला। पार्टी को ये चंदा कई कंपनियों और इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से मिला है। अब ये जो चुनाव आयोग को जो जेएमएम की तरफ से ब्यौरा दिया गया है, उसी से ये खुलासा हुआ है और इसके मुताबिक जेएमएम को कुल 188 डोनर्स ने अब तक चंदा दिया है। इनमें से 24 करोड़ 40 लाख रुपए कॉर्पोरेट डोनर से आए हैं, जबकि 6 करोड़ 70 लाख रुपए व्यक्तिगत दानदाताओं ने दिए। अब आप ये समझ लीजिए कि इलेक्टोरल ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड संस्था होती है जो कॉर्पोरेट कंपनियों और व्यक्तियों से चंदा इकट्ठा कर राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाती है। इस ट्रस्ट को चंदे की पूरी जानकारी आयोग को देनी होती है। इससे चंदे का रिकॉर्ड बना रहता है और पता चलता है कि किस पार्टी को कितना दान मिला। आगे बढ़े इससे पहले आपको ये जरूर समझ लेना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो बंद कर दिया गया और इलेक्टोरल ट्रस्ट जो अभी है, इन दोनों में फर्क क्या है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो था उसमें क्या क्या चीजें थी वो आप जान लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह गोपनीय, दान देने वाला का पता ही नहीं चलता था। जो दाता बैंक से बॉन्ड खरीदता था और पार्टी को दे देता था, यानी मैंने बॉन्ड खरीदा और मैंने पॉलिटिकल पार्टी को दान दे दिया, मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बैंक से जारी होते थे, गोपनीयता के कारण ये जो बॉन्ड है वो बैंक से जारी होते थे, लेकिन चूंकि प्राइवेसी है तो इसके कारण ये विवादित भी रहा, कंट्रोवर्शियल भी रहा। किसी को भी दानकर्ता का नाम दिखता ही नहीं था, मतलब अगर मैंने खरीद लिया, मैंने किसी को दे भी दिया, तो बैंक से किसने खरीदा है, ये अगर मैंने खरीदा है तो मेरा नाम किसी को पता ही नहीं चल पाएगा। तो ये सारी चीजें थी, तो इसी को लेकर आपत्ति थी कि भाई कौन बैंक से कितना पैसा उठा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, और वो पैसा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड बनाकर किसी को दे दिया जा रहा है फिर पता ही नहीं चलेगा। इसी को लेकर ये विवाद होता था और यही जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पारदर्शिता ना होने से इस चंदे को ब्लैक बॉक्स फंडिंग कहा जाता था। यानी ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसे ब्लैक बॉक्स फंडिंग इसीलिए कहा जाता था क्योंकि कौन बॉन्ड खरीद रहा है, कौन किसे दे रहा है, कितना दे रहा है, ये सब कुछ पता नहीं चलता था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि ये इसे अमान्य कर दिया कि इससे आर्थिक असमानता आएगी और ये सूचना के अधिकार का भी हनन होगा, तो इसलिए इसे बंद कर दिया गया।
तो ये तो हो गया। अब आइए आप जान लीजिए आपकी इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड बंद किया गया तो इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है वो भी जान लीजिए। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट में आपका नाम जो दाता है वो सार्वजनिक होता है। जैसे आप देखिए, दान किसने दिया और किस पार्टी को कितना गया ये सार्वजनिक होता है। दाता ट्रस्ट को पैसे देता है, फिर ट्रस्ट पार्टियों को बांटता है। आयकर विभाग के सख्त नियम के तहत चलता है, यानी इनकम टैक्स की भी नजर रहती है। सबको पता चल जाता है कि किसे कितना दान मिला है। ज्यादा पारदर्शिता है, इसलिए चंदे पर विवाद नहीं है। ये फर्क है इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट में। तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया गया। लेकिन जिस ट्रस्ट के जरिए, इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए ये कहा गया कि पारदर्शिता आएगी, कोई विवाद नहीं होगा, अब जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर जरा आप समझिएगा कि क्या वाकई विवाद नहीं होगा। अब जरा नजर डालिए, ये फुल स्क्रीन पर अब आप देखिए, एक आंकड़ा हम आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल कुछ अखबार का रेफरेंस हमने लिया है, क्योंकि 4 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस और फिर एक और हिंदी अखबार है, उन्होंने अपने पेज पर ये पूरी जानकारी दी। लेकिन उसके बाद जो जानकारी सामने आई उसमें जरा आप भी नोटिस करिएगा कि जेएमएम को कहां कहां से कैसे चंदा मिला है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सबसे बड़ा देखिए, एक फागु जयमंगल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है। 2024 में इस कंपनी का कुल प्रॉफिट 1,64,00,000 रुपए था। ठीक है, आप याद रखिएगा, 1,64,00,000। चंदा इन्होंने कितना दिया है? 1,99,00,000। अब सोचिए कि अगर मेरी कंपनी को 10 रुपए मुनाफा हो रहा है और मैं किसी को 12 रुपए चंदा दे रही हूं, ये कैसे संभव हो सकता है ना दिलचस्प? इसीलिए मैंने कहा। अब आइए, उसी कंपनी के निदेशक डिंपल सिंह ने चंदा दिया तकरीबन 53 लाख रुपए। अब आइए, डिंपल सिंह के पति जयमंगल सिंह हैं, उन्होंने चंदा दिया तकरीबन 99,70,000 रुपए। तो अब ये जो आंकड़ा इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जरा आप सोचिए कि ये कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक तो पहले कंपनी की तरफ से जो आया कि भाई कंपनी का मुनाफा ही, कुल प्रॉफिट ही 1,64,00,000 है, लेकिन वो चंदा वो कंपनी देती है 1,99,00,000। उसके बाद उसी कंपनी के निदेशक भी चंदा देती हैं, उसी कंपनी के निदेशक के पति भी चंदा देते हैं। तो ये जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो अब इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो फागु जयमंगल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, ये पति पत्नी और कंपनी सब मिलकर राजनीति में इतना दान देने में दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? कुछ तो बात रही होगी, इसलिए ये दान है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये चंदा है या कोई पॉलिसी है? यहाँ पर झारखंड में खनन, ठेका और इन्वेस्टमेंट का एक नया तरीका ढूंढने के लिए, कृपा पाने के लिए यहाँ के गवर्नमेंट की, यहाँ की सरकार की, क्या यही वजह तो नहीं कि प्रॉफिट भले ही 2 रुपए हो रहे हो लेकिन चंदा जा रहा है 3 रुपए? तो सवाल उठेंगे ना भाई। लोकतंत्र में चलिए इलेक्टोरल बॉन्ड हटा दिया गया, इलेक्टोरल ट्रस्ट आ गया, लेकिन ये कैसे संभव है कि कोई प्रॉफिट से ज्यादा किसी को चैरिटी में दे रहा है, फंड दान दे रहा है? ये संभव है क्या भाई? मुझे तो संभव नहीं लगता कि अगर मेरा प्रॉफिट अगर 5 रुपए का है तो मैं 7 रुपए किसी को चंदा कैसे दे सकती हूँ? प्रॉफिट के हिस्से में से ही दूंगी या फिर प्रॉफिट तक ही दूंगी, लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा मैं कैसे किसी को दान दे सकती हूँ? ये तो असंभव है। या फिर इसके पीछे पूरी कहानी बाकी है जो किसी को समझ नहीं आ रही है। ये तो एक कंपनी थी जिसके बारे में आपने अभी देखा कि भाई वो कंपनी इतने मतलब दान देने में इतना इंटरेस्टेड है वो कंपनी कि प्रॉफिट से ज्यादा दान दे दिया। अब आइए, सिर्फ वही कंपनी नहीं है, और भी हम आपको बताते हैं कि 2024-25 वित्तीय वर्ष में जेएमएम को कुल 33 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जो पिछले वर्ष के मुकाबले तकरीबन 12 करोड़ से 174% ज्यादा है। इसमें 74% कॉर्पोरेट दानदाताओं से आया है, जबकि 20% व्यक्तिगत योगदाताओं से। अब तो प्रमुख कॉर्पोरेट दानदाता हैं वेदांता लिमिटेड, 20 करोड़ रुपए, सबसे बड़े दानदाता हैं ये। और कहां से हैं? माइनिंग क्षेत्र से। फागु जयमंगल इंफ्रा जो है वो 1,90,00,000 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से है। ग्लोबल स्टील स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड 50 लाख रुपए, और कई और महत्वपूर्ण हैं दान मिले हैं जेएमएम को। एबी जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट से 2 करोड़ रुपए मिले हैं, और भी बहुत कुछ है। लेकिन जिस फागु जयमंगल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है
ये कहा जा रहा है कि एक लिमिटेड कंपनी है जो 1 सितंबर 2017 को भागलपुर, बिहार में स्थापित हुई। इसका सीआईएन नंबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देख लीजिए। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिव है। बताया जा रहा है कि अभी भी ये कंपनी एक्टिव है। सारा कुछ है, पंजीकृत कार्यालय इसका और बाकी सारे जो डिटेल्स होते हैं वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। निदेशक डिम्पल सिंह हैं और वो सब कुछ इसमें देखिए टेंडर प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेते रहती हैं। वित्तीय विवरण सीमित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और जेएमएम को 2024-25 में 1.9 करोड़ रुपए का दान देने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल रही हैं। तो फागू जयमंगल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के झारखंड में कई जो कोई भी प्रमुख प्रोजेक्ट्स या ठेके सार्वजनिक रूप से तो नहीं मिले हैं। यानी ये बिहार की कंपनी है और बिहार की कंपनी अगर झारखंड में ऐसे झारखंड की पार्टी को अगर दान दे रही है, चंदा दे रही है, तो झारखंड में भी इनका कुछ होना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसा कुछ यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट या ठेका कुछ मिला नहीं है। कंपनी बिहार के भागलपुर की है, तो टेंडर भागीदारी वहीं तक सीमित रही है जिसमें माइनिंग, सर्विस जैसे क्षेत्रों में बोली शामिल है। लेकिन झारखंड विशिष्ट कार्य सत्यापित नहीं है और न ही झारखंड सरकार के दस्तावेज या टेंडर रिजल्ट्स में स्पष्ट प्रोजेक्ट्स का कोई भी उल्लेख है यहाँ पर। तो सवाल है कि भाई देखिए, अब इनका तो जो बिहार की कंपनी है वो यहाँ पर दान जरूर दे रही है, लेकिन उसका हमने डिटेल्स भी दिखाया कि अगर दान दे रही है कंपनी तो जिसका प्रॉफिट ही 2 रुपए है, वो 4 रुपए अगर इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए दान दे रही है, तो ये संभव कैसे है? सहयोगी अभिषेक भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भारती, पिछला जो 2024-25 रहा, अब जो ब्यौरा चुनाव आयोग के पास गया कि जेएमएम को फंड कितना मिला, चंदा कितना मिला, तो सबसे ज्यादा मतलब बढ़ोतरी हुई है 174%। ये सुनकर भी लगता है कि अचानक से 174% फंड में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है। लेकिन उसके साथ जो डिटेल्स आए हैं, खासकर फागू बेसरा इंफ्रा लिमिटेड कंपनी जो है, इसके जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। कंपनी की तरफ से अलग चंदा, पत्नी की तरफ से जो निदेशक हैं उनकी तरफ से अलग चंदा, फिर जो निदेशक के पति हैं उनकी तरफ से अलग चंदा। आरती, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फागू जयमंगल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है जी, इसके नाम में ही कंफ्यूजन है। जैसे ही आप इसके नाम को समझेंगे तो 1 मिनट के लिए आपको लगेगा क्या ये जेएमएम के कदावर नेता है, झारखंड आंदोलन फागू बेसरा की कंपनी है या फिर ये बेरमो विधायक जयमंगल सिंह की कंपनी है। जी, जी। भाई इन दोनों के नाम इसमें एडेड है, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि भाई ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, जब इसके बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो ये कंपनी जो है पता चलता है कि एक निजी लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, 1 सितंबर 2017 भागलपुर, बिहार में स्थापित होती है। ठीक है, और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स बनाना, प्रॉपर्टी का सारी चीजों को करना, ये बेसिकली उसी में एक्टिव है। ठीक है, अब इस कंपनी की जो सीईओ है उनका नाम डिम्पल सिंह है, जबकि दूसरे जो सीईओ है उनका नाम जयमंगल सिंह है। अब जयमंगल सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि कौशल्या भवन, माँ तारा कॉलोनी, कालगांव, भागलपुर के रहने वाले हैं, बिहार के। ठीक है, भागलपुर बगल में साहेबगंज और गोड्डा के। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई इस कंपनी का प्रॉफिट जो है, ठीक है, कि भाई इस कंपनी ने 1,90,00,000 रुपए दान दिए हैं जेएमएम को और 1,64,00,000 रुपए इसका प्रॉफिट ही है। तो भाई ये कंपनी बाकी के पैसे कहाँ से लेकर के और दान दे रही? क्योंकि पहली आप दान देते हैं तो दान एक्सेस ऑफ द मनी ही दिया जाता है, और यहाँ दान ही एक्सेस में है और प्रॉफिट जो है वो लो है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, जब इसके बारे में आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको लगता है कि भाई कंपनी कोई भी दान क्यों देती है? दान आज के समय में आदमी तो वही कारण तो देता है। पहला जो कारण होता है कि भाई उसको स्वर्ग में बहुत सुकून की उम्मीद होती है, तभी दान देता है, बहुत धार्मिक होता है। तो यहाँ पर तो जेएमएम स्वर्ग देने वाली पार्टी है नहीं, कुछ धर्म से जुड़ा हुआ तो कुछ है नहीं। तो दूसरी चीज यहाँ बनती है कि भाई इनका कोई काम हुआ मोह के झारखंड में तभी दान दिया जा रहा है। आप जब थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका तो झारखंड में कोई काम ही नहीं चलता इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ये पूरा खंगाला गया, तो इनका तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब पब्लिकली तो कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आता है इस कंपनी का। मैंने कल रात में लगभग 2 से 2.5 घंटे रिसर्च करी कि कोई तो ऐसा कंपनी होगा, मतलब कोई तो ऐसा काम होगा जिसमें इन्होंने कोई टेंडर वेंडर भी डाला होगा, लेकिन इस कंपनी ने झारखंड में किसी काम में टेंडर भी नहीं डाला है। तब फिर ये दान किस लिए दिया गया, तब ये जेएमएम के प्रति इतना मोह क्यों? तब आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जेएमएम जो है, जेएमएम के एक बहुत कद्दावर नेता है पंकज मिश्रा का ताल्लुक है वो भागलपुर से। ठीक है, तब
दिमाग की घंटी चलेगी तो आपको लगेगा क्या पंकज मिश्रा से इस कंपनी का कोई संबंध हो सकता है। मैं सिर्फ एक संभावनाओं की बात कह रहा हूँ, ठीक है। आप संभावनाओं तो इस संभावना इस बात की भी हो सकती है कि संजय प्रसाद यादव जो है, संजय सिंह यादव जो मंत्री है झारखंड सरकार के, उनसे भी कहलगांव, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था कहलगांव, तो उनका भी नाता है, तो क्या उनकी भी जो है कोई भागीदारी। ये सब तो खैर संभावनाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑन रियल टॉक में बताऊं तो सवाल यही है कि ये कंपनी के बारे में कुछ सूत्र ये बताते हैं कि माइंस से जुड़ी, साहेबगंज में पत्थर खनन से जुड़ा कुछ कामों में इस कंपनी की सहभागिता है, लेकिन वो अनऑफिशियल रूप से, ऑफिशियली आप इसको नहीं कह सकते। तो ऐसे में आप हम समझ सकते हैं कि भाई ये जेएमएम को ये चंदा किस एवज में दी है। और सबसे गजब बात ये है कि ये वही जेएमएम है जो टेबल पीट करके इसके सुप्रीम भट्टाचार्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी के चंदा पर, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर, और फिर ये खुलासा हुआ है तो आज अभी तक इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। और किसी ने सवाल तक नहीं उठाया है, किसी ने भी नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं आरती, कि इसमें चंदे में एक और नाम आता है जयमंगल सिंह का। अब वो बेरमो के विधायक जयमंगल सिंह है, ये संशय हो सकता है, इसको लेकर के चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर बेरमो विधायक जयमंगल सिंह है तो फिर सवाल ये है कि वो कांग्रेस को छोड़ करके जेएमएम को चंदा क्यों दे रहे हैं? उनका चंदा तो अपनी पार्टी के प्रति, सत्ता में तो उनकी पार्टी भी है, तो फिर वो जेएमएम को अगर वो है तो, और अगर वो नहीं है तो फिर सवाल ये है कि ये कौन सा जयमंगल सिंह करोड़ों करोड़ में जेएमएम को चंदा दे रहा है, आखिर ये कौन सा नया जयमंगल सिंह? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो कि इस रिसर्च के बाद सामने आते हैं। तो कुल मिलाकर के अब जेएमएम को जवाब देना है कि भाई ये चंदों की बर्ताश जो है हो रही है, तो क्या उनका, क्योंकि बीजेपी के रास्ते पर ये चल ही चुका है, तो आने वाले समय में भी क्या इनका झुकाव बीजेपी की तरफ होने वाला है। लेकिन अब रास्ते मिल रहे हैं। भारती, एक सवाल है कि देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जब 2024 में बंद किया गया तो उसके पीछे यही वजह थी कि ये बहुत अपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और एक जो इकोनॉमिकल इम्बैलेंस की बात कही गई थी, सर्वोच्च अदालत ने यही कहा था, और इसके बाद ही इसे अमान्य करार दिया गया था। और फिर आया इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट की खास बात यही थी कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, आप ये भी जान सकते हैं कि चंदा किसने दिया है, और ये भी जान सकते हैं कि किसे दिया गया है, कितना दिया गया है। लेकिन ये जो आंकड़े आए हैं, बाकी को छोड़ दीजिए, सिर्फ फागू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को ही देखिए, तो ये कैसे संभव है कि कोई अगर 2 रुपए कमा रहा है तो 4 रुपए दान कर रहा है, और इस पर कोई सवाल भी नहीं उठा रहा है, अभी तक कोई टेबल नहीं पीट रहा, कोई छाती नहीं पीट रहा है कि भाई ऐसी चोरी को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए, अब जैसे ही ये खुलासा हुआ है, ठीक है, तब उसके बाद अब रिएक्शन का दौर जो है वो चालू होगा, और यकीनन देखिए इसकी ऑडिट तो होनी ही चाहिए। इसकी ऑडिट बहुत जरूरी है कि किसी भी पार्टी को, और खास करके जो पार्टी सत्ता में, उस पार्टी को फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, भाई उस पार्टी के जो फंड्स के सोर्सेस है वो क्या है। कोई अगर उस पार्टी को फंड्स दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर क्या भाई ईडी को मैनेज करने के लिए फंड तो नहीं हो रहा, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, सीबीआई को मैनेज करने के लिए फंड तो नहीं हो रहा, क्या एसीबी को मैनेज करने के लिए फंड तो नहीं हो रहा। अब इधर विनय सिंह जेल में, अचानक आपको पता चलेगा कि भाई जो नेक्स्ट जेन है, नेक्स्ट जेन की तरफ से कुछ फंड जो है वो जेएमएम को जा रहे हैं, तो भाई संदेह तो पैदा होगा ही ना। तो इसीलिए बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आपकी बात एकदम सही है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे इलेक्टोरल ट्रस्ट हो, या फिर इंडिविजुअल चंदा, सिंपल सी चीजें, सब कुछ पब्लिक डोमेन में होना चाहिए कि भाई किसी पार्टी को चंदा मिला तो वो क्यों मिला, कोई क्यों दे रहा है चंदा। सबसे बड़ी बात, आप स्कूल में जाइएगा एडमिशन के लिए, तो वहां पर भी जो आपसे घूस ली जाती है उसको डोनेशन का नाम दिया जाता है। बिल्कुल, भाई आप डोनेशन दे रहे हैं, एक्चुअली वो घूस है, वो डोनेशन नहीं है, वो घूस है, आप किसी को अप्लाइज करने के लिए वो दे रहे हैं। उसी तरीके से किसी पार्टी को अगर कोई चंदा दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है। भाई मेरे अकाउंट में अगर 5,000 रुपए आते हैं तो इनकम टैक्स मुझसे पूछता है ना कि भाई ये 50,000 रुपए आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। तो जब मेरे लिए वो नियम है तो पार्टियों के लिए नियम क्यों नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के नो डाउट इसकी जो ऑडिट है वो ऑडिट होनी ही चाहिए, और इस पर तो बाकायदा माई लॉर्ड को भी चौथा संज्ञान लेना चाहिए कि भाई रूलिंग पार्टी को इतना चंदा मिल रहा है, तो वो चंदा इतना 174% अगर बढ़ गया है तो वो कैसे बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है, आखिर चंदा अचानक से किसी भी सत्ताधारी दल को चंदा अचानक से कैसे बढ़ जाता है। मतलब वो कौन सी करशमाई नीति होती है कि आपका जो पर पर्सन इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, आपका जो आपकी जीडीपी होती है वो नहीं बढ़ पाती, लेकिन आपका चंदा जो है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही आप सत्ता में आते हैं तब ये चीजें होने लगती हैं। बिल्कुल। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। अभिषेक भारती इस वक्त हमारे साथ थे फोन लाइन पे। तो फागू जयमंगल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनी है जिसने जेएमएम को चंदा दिया, इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए अगर चंदा दिया,
तो ये चंदा, जब ये आंकड़े आप देखेंगे, आंकड़ों को भी मैंने दिखाया है, तो आप अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा काफी दिलचस्प है। तो ये भाई ये इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर है तो भाई इसकी भी तो ऑडिट होनी चाहिए कि कोई अगर 10 रुपए कमा रहा है और 12 रुपए चंदा दे रहा है तो कैसे दे रहा है। प्रॉफिट से ज्यादा कोई किसी कैसे चैरिटी कर सकता है, ये भी तो बड़ी बात है। कोई दान दे रहा है और सिर्फ कंपनी अलग से दान दे रही है, कंपनी के निदेशक अलग से दे रही है और निदेशक के पति अलग से दान दे रहे हैं। और खासकर ये जो फागू जयमंगल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनी किसकी कंपनी है, कौन है ये, और अगर इन्होंने चंदा दिया है तो फिर इसकी ऑडिट भी होनी चाहिए कि कैसे। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। और देखिए, सवाल पूछना जरूरी है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पर टीका टिप्पणी, जैसे ही हम किसी एक पार्टी के तरफ से कुछ खबरें लेकर आते हैं तो हमें दूसरी पार्टी की तरफ से एजेंट घोषित कर दिया जाता है। तो ये सवाल, हमारा काम है सवाल पूछना, और आपको भी सवाल पूछना आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पार्टी की जीडीपी अचानक से बढ़ सकती है तो फिर हमारी क्यों नहीं बढ़ती। हमारी जीडीपी ऐसे धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से भी कम क्यों है, ये भी तो सवाल है ना भाई। आप सत्ता में आए और आपकी जीडीपी एक साल में 174% बढ़ गई और हम 0.001% भी नहीं बढ़ पाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन बताएगा इसे कि हम क्यों पीछे रह गए। सवाल पूछिए, जवाब देने वाले आएंगे और उनको जवाब देना ही होगा। नमस्कार, जोहार।